दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज है कंप्यूटर की क्लास नंबर 20 और आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आपको वहाँ पे कंप्यूटर की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट और रीजनिंग की सारी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी और कुछ PYQs भी वहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है मैंने, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 24 अगस्त को हमने प्लान किया है कि 24 अगस्त को आपका फुल पेपर फुल मॉक होगा SI का। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दैट इज़ इंटरनेट। नेटवर्किंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखें यहाँ पे इंटरनेट की बात करते हैं हम। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, एक नेटवर्क, मान लीजिए नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है। इन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है वो इंटरनेट करता है। इंटरनेट बेसिकली है क्या, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। इसको किसने डेवलप किया था सबसे पहले, विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन ने डेवलप किया था। इंटरनेट देखिए यहाँ पे इंटरनेट का बेसिकली का क्या मतलब है, एक वेब है ये। क्या है ये, वेब। जैसे सबसे पहला नेटवर्क जो था यहाँ पे एक था वर्ल्ड वाइड वेब करके। क्या था ये, वर्ल्ड वाइड वेब करके, ठीक है। WW स्टैंड्स फॉर, आप मुझे बताइए जरा, एक WWW, ये एक और W होता है, इस चौथा W का क्या मतलब है, ठीक है। ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरा बताइए। द फर्स्ट नेट, जो पहला नेटवर्क था वो था ARPANET एंड ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वाज डेवलप्ड बाय US डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसका नाम था डार्पा, ठीक है। तो पहला नेटवर्क जो था वो क्रिएट किया था किसने, US डिफेंस डिपार्टमेंट ने। लेकिन ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं था, ये सिर्फ उनकी आर्मी के लिए था। तो उसके बाद एक ऐसा पहला नेटवर्क बना जिसको कमर्शलाइज किया गया, यानी फर्स्ट कमर्शियल नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज डेकनेट। डेकनेट स्टैंड्स फॉर डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क्स, ठीक है। ऊपर हमने WW की बात की, इसको किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था इस नेटवर्क को। फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट इंटरनेट इन इंडिया वाज VSNL, दैट वाज स्टार्टेड इन 15 अगस्त 1995। आप जरा नीचे बताइए जरा कि VSNL स्टैंड्स फॉर, VSNL की एब्रीविएशन क्या है। अब इंटरनेट जो भी हम एक्सेस करते हैं उसका कुछ मीडियम होगा। देखिए, अब वो मीडियम जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वो वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड के केस में आपने देखा होगा कि जैसे हम लैन केबल्स का इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होता है आजकल। 5G के केस में किसका इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसमें जो आपका मैसेज है वो किस फॉर्म में मूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है ऑप्टिकल फाइबर्स में, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। वायरलेस भी होती है, जैसे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो होती है दैट इज वायरलेस। कभी कभी आपसे ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकबोन ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, तो बैकबोन ऑफ इंटरनेट कहा जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल को, TCP/IP प्रोटोकॉल को। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ सोसाइटीज हैं जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछे जा भी सकते हैं। हो सकता है वो एब्रीविएशन की फॉर्म में पूछा जाए या हो सकता है ऐसा पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट। तो फिलहाल हम देखते हैं IAB स्टैंड्स फॉर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड IESG स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग फोर्स। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप एक एक दो लाइन इनके बारे में सर्च कर सकते हो, अदरवाइज एब्रीविएशन ही आपके पेपर में आएंगी। अब कुछ इंटरनेट कनेक्शंस की बात कर लेते हैं या फिर इंटरनेट हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन जो था उसे कहा जाता था डायल अप कनेक्शन। अगर आपने देखा होगा कि पहले टेलीफोन वायर्स होती थी, टेलीफोन वायर, उन्हीं टेलीफोन वायर्स के थ्रू जो है वो सबसे पहले इंटरनेट को आपके घरों तक पहुंचाया गया, जिसे कहा जाता था डायल अप कनेक्शन। क्या कहा जाता था, डायल अप कनेक्शन। तो दिस कनेक्शन वाज एस्टेब्लिश थ्रू ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। जो भी हम घरों में वो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे ना, उसके थ्रू जो है वो आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचाया गया था, जिसकी एग्जांपल है PSTN,
पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल होता है सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल होता है? सर्किट स्विचिंग। अब इसके अंदर में अगर घुस जाऊंगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बस आप इतना याद रख लीजिए कि डायल अप कनेक्शन या PSTN से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो दैट इज सर्किट स्विचिंग। सबसे स्लोएस्ट नेटवर्क था ये। ऑब्वियसली जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे जो स्पीड थी इंटरनेट की वो बढ़ती गई। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। ब्रॉडबैंड स्टैंड फॉर ब्रॉड बैंडविड्थ। ब्रॉड बैंडविड्थ क्या होता है? जैसे ये कोई फ्रीक्वेंसी है F1 और F2, इनके बीच का जो गैप होता है F1 - F2 को ही बैंडविड्थ कहा जाता है। अब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी उसमें फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उतनी आपकी स्पीड जो होगी कनेक्शन की उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? इसमें होता है पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल होता है? पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होता है, जिसकी एग्जांपल है केबल ब्रॉडबैंड। केबल ब्रॉडबैंड जो घरों में आप इस्तेमाल करते हो ना, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केबल ब्रॉडबैंड, और ये सबसे आज की डेट में फास्टेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल ब्रॉडबैंड होता था, DSL ब्रॉडबैंड। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये कभी कभी आपसे एब्रीविएशन जो है वो पूछी जाती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की अभी प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक करके, तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे एक वेब ब्राउजर ही है। वेब ब्राउजर होता क्या है? बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान से देखना कि वेब ब्राउजर बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी और एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। बेसिकली क्या करता है आपका, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में कोई वेब ब्राउजर खोला आपने, ठीक है, जैसे मैंने अपने PC में फेसबुक खोला। क्या खोला? फेसबुक खोला। तो फेसबुक जो है वो US में बैठे एक अपना फेसबुक का अपना एक सर्वर है। फेसबुक का अपना एक सर्वर है, ठीक है, FB। उस सर्वर को ये कनेक्ट करता है आपके PC के साथ। ये कौन कनेक्ट करता है? आपका वेब ब्राउजर कनेक्ट करता है। इसलिए इसे वेब ब्राउजर को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये है ही। दुनिया का सबसे फर्स्ट ब्राउजर जो है दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब। इसको भी WWW ही कहा जाता है। जो देखो, क्योंकि WWW तो एक नेटवर्क भी था, इसलिए इसको बाद में रीनेम करके नाम चेंज करके नेक्सस रखा गया। क्या रखा गया? नेक्सस रखा गया। इट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। अब ये जो ब्राउजर था नेक्सस, इसमें इमेज का कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था ये। ठीक है, फिर बाद में जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर इस्तेमाल किया गया, मतलब जिसमें इमेज का भी कंसेप्ट लाया गया, द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वाज मोज़ेक। वर्ल्ड का जो पहला ग्राफिकल ब्राउजर था वो कौन सा था? मोज़ेक था। अब क्या एग्जांपल्स हैं आपके ब्राउजर, वेब ब्राउजर्स की? जैसे आपका गूगल क्रोम है, जैसे MS एज है, या फिर एप्पल में सफारी है। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? वेब ब्राउजर की। अब मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोला, और गूगल क्रोम जब आप खोलते हैं, ठीक है, तो गूगल क्रोम जब आप खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका लेआउट दिखता है। सबसे ऊपर आपके टैब्स होते हैं। क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। ठीक है, कि पहला टैब, दूसरा, उसके नीचे एक एड्रेस बार होता है। क्या होता है? एक एड्रेस बार होता है, जिसमें आप अपना URL जो है वो भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उस इसमें आप डालते हो। और ऊपर जो होते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक वेबसाइट खोली, फिर आप वहां पे एक प्लस का साइन है, प्लस के साइन से आपने दूसरी खोली, फिर प्लस का साइन दबाया, फिर तीसरी खोली। तो ऐसे आप कितने ही जो है वो टैब्स खोल सकते हो। फिर आप स्विच भी कर सकते हो इनके बीच में। ठीक है, तो एक एड्रेस बार हो गया, एक क्या आ गया? एक ऊपर से टैब आ गया। आपको शॉर्टकट कीज आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं कि अगर आप, एक तो हो गया ना प्लस का साइन, आजकल हम क्योंकि टच पैड हो गया सारा कुछ, तो प्लस के साइन से हम लोग क्या करते हैं? काम चला लेते हैं। मान लीजिए आपका माउस जो है वो कंप्यूटर में खराब हो गया, तो आप तो शॉर्टकट की से ही आप नया टैब खोलोगे, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल+T से आपका नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए नया टैब का मतलब, जैसे मान लो मैंने इंस्टाग्राम खोल रखा है आप अपने ब्राउजर में, अब मैं खोलना चाहता हूँ फेसबुक अपने ब्राउजर में, तो फेसबुक भी खुल जाएगी प्लस के साइन से। ठीक है, फिर एक टैब की होती है, अपने कीबोर्ड पे एक टैब की होती है। मान लो जो मुझे एक टैब से दूसरे टैब में जाना है, दूसरे से तीसरे टैब में जाना है, तीसरे से चौथे टैब में जाना है, तो किसका इस्तेमाल करूंगा मैं? टैब की। लेकिन टैब की जो है वो सिर्फ
आगे की तरफ बढ़ती है, मूव फॉरवर्ड, सिर्फ मतलब पहले से दूसरे पे लेके जाएगी, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। मान लो जो मुझे दूसरे से पहले पे आना हो तो फिर क्या करूंगा मैं, इस केस में मैं शिफ्ट प्लस टैब की दबाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट प्लस टैब की जो दबाऊंगा, उससे क्या होगा, आपका जो टैब है वो पीछे की तरफ मूव होगा, ठीक है, मूव बैकवर्ड्स। अब मान लीजिए मैंने 10-12 जो है वो 10-12 जो है वो टैब्स खोले अपने ब्राउजर में। अब मैं चाहता हूं कि भाई, अब टैब की से तो एक एक करके आगे जा रहा हूँ, एक एक करके आगे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे भी जल्दी मेरा काम हो जाए। मान लो मैंने 10 खोल रखे हैं, मैं चाहता हूं कि सीधा मैं 8वें पे चले जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे पहले पे चला जाना हो तो Ctrl+1 डालूंगा तो पहले टैब में चला जाएगा, 2 करूंगा तो दूसरे टैब में, Ctrl+8 करूंगा तो 8th टैब में, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पे नंबरिंग तो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है ना। मान लो मैंने 9 टैब खोले तो Ctrl+9 से लास्ट टैब खुल जाएगा, मतलब जो 9th टैब था, 9th टैब या फिर लास्ट टैब खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे टैब में, सॉरी मेरे ब्राउजर में 12 टैब्स खुले थे, तो ऐसे में अगर मैं Ctrl+9 का ऑप्शन प्रेस करूंगा तो Ctrl+9 मेरे को 9th पे नहीं लेके जाएगा, मेरे को सबसे लास्ट वाले टैब पे लेके जाएगा। सबसे लास्ट वाला टैब कितना था, 12वां टैब था। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, Ctrl+9 जो होगा वो आपको सबसे लास्ट वाले टैब पे लेके जाएगा, चाहे 5 टैब हैं चाहे 50 टैब हैं, जितने भी टैब पे चले जाएगा वो सबसे लास्ट वाले टैब पे चला जाएगा, ठीक है। यह भी आपके पेपर में पूछा गया था कि F5 की का क्या फंक्शन होता है। F5 की का जो फंक्शन होता है वो होता है रीलोड या रिफ्रेश करना। जब हैंग वगैरह हो जाता है ना आपका इंटरनेट, तो आप क्या करते हो, F5 को प्रेस करते रहते हो, तो उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी रीलोड होती है, या फिर इसको कह सकते हो आपकी रिफ्रेश होती है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने आमतौर पर अपने मोबाइल में भी देखी होंगी। एक होता है कुकीज, एक होता है वेब कैशे। देखिए, मान लीजिए आपने पहली कोई वेबसाइट खोली, तो पहली वेबसाइट जब आप खोलते हो तो उसका जो ट्रैक होता है सारा, वो ट्रैक किसके अंदर रहता है, वो किसके अंदर रहता है, कुकीज के अंदर रहता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप मान लो कि आप ए से बी के घर पे गए, ए से बी के घर पे गए, तो आप रास्ता पूछते पूछते बी के घर गए, तो जो भी ये आपने इस सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो होगा वो किसके पास रहेगा, कुकीज के पास रहेगा, ताकि दोबारा जब आप ए से बी के पास जाओ तो आपको इस बार रास्ता पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बार आप डायरेक्टली कुकीज की थ्रू जो है वो आप उस बी पे चले जाओगे, ठीक है। मतलब ये आपका ट्रैक रखता है, जो भी आपका जो आपने पेज खोला होगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन रखता है, कुकीज रखता है। हिस्ट्री अलग चीज है, ये कुकीज अलग चीज है। यहाँ पे एक यूजर सेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेशन की बात हो रही है। तो वेब कैशे में क्या होता है, वेब कैशे जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम है ब्राउजर में दैट सेव्स कॉपीज ऑफ वेब कंटेंट सो इट कैन बी लोडेड फास्टर ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स। आपने देखा होगा कि मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए मैं फेसबुक खोल रहा हूँ या कोई भी, जैसे मान लो JKSSB की मैं साइट खोल रहा हूँ, तो पहली बार जब मैं JKSSB की साइट किसी कंप्यूटर पे खोल रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि काफी टाइम लगाता है वो पेज खोलने में या कोई भी वेबसाइट खोलने में। लेकिन जब मैं उसको दूसरी बार खोलूंगा तो वो वेबसाइट जो है वो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि उसमें से काफी सारी फाइल जो होती है वो किस में स्टोर हो जाती है, वो किस में स्टोर हो जाती है, वेब कैशे में स्टोर होती है। टेम्परेरी स्टोरेज होती है, क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है ये, जिसकी वजह से आपका जो है वो काम जो है वो फास्ट हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है। इट स्टोर्स स्टैटिक फाइल्स ऑन नेक्स्ट विजिट ब्राउजर फैचेस दीज फाइल्स लोकली इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग देम अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी कुकीज और आपका जो वेब कैशे है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अनलाइक कुकीज which store small bits of data about you, a cache stores actual files from the website, ठीक है। इसमें एक्चुअल फाइल जो है वो स्टोर होती है, वो सिर्फ कुकीज जो है वो आपका सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बुक मार्क, ये भी आपने ऑप्शन देखा होगा, जब भी आप गूगल क्रोम पे जाके खोलोगे तो जो 3 डॉट्स होती है यहाँ पे, 3 डॉट्स को अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बुक मार्क का। अब ये बुक मार्क करता क्या है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली, अब वेबसाइट में एक वेब पेज तो होता नहीं है, उसमें काफी सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो या फिर किसी भी वेबसाइट को आप बुक मार्क कर सकते हो, तो आपको दोबारा जो है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक खोली, अपने ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्राउजर में फेसबुक खोली और मैंने उसको बुक मार्क कर दिया। क्या कर दिया, बुक मार्क कर दिया। अगली बार मुझे जो है वो
अब www.facebook.com लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा अपना बुकमार्क वाला टैब खोलूँगा, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसको प्रेस करूँगा और डायरेक्टली मेरा जो है वो ये पेज खुल जाएगा, ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेबसाइट में जो पहला पेज दिखता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसे क्या कहते हैं? होम पेज। उसी के अलावा उसके साथ अब एक ही पेज तो होता नहीं है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पेजेस, एन मतलब 5 to 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ पेजेस इन एनी वेबसाइट। अब मान लीजिए, एक तो मैंने बोला कि डायरेक्टली फेसबुक को किया आपने, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली थी जिसमें आप 5वां 6ठा पेज जो है वो डायरेक्टली खोलना चाहते हो, तो आप जब वो 5वां 6ठा पेज आपने पहली बार खोला होगा तो आप उस पेज को कर दोगे बुक मार्क। फिर बुक मार्क से क्या होगा? आप नेक्स्ट टाइम जो है वो बुक मार्क वाला पैड खोलोगे कि मैंने बुक मार्क किसको करके रखा है, वो डायरेक्टली आपको उस पेज पे लेके जाएगा, ये पेजेस खुलेंगे नहीं, डायरेक्टली ये पेज खुलेगा। तो ये फायदा होता है इसका। ठीक है, a bookmark in a web browser is a saved shortcut to a specific web page, letting you revisit it quickly without typing URL again। ठीक है, यही चीज मैं ऊपर बात कर रहा था। अनलाइक, अब हिस्ट्री भी तो यही होती है, लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है? अनलाइक हिस्ट्री विच ओनली स्टोर्स रिसेंटली विजिटेड पेजेस, बुकमार्क्स आर सेव्ड अंटिल यू डिलीट देम। अब देखो हिस्ट्री में भी क्या होता है कि जैसे 1 महीने की हिस्ट्री, आई थिंक 2 महीने की हिस्ट्री जो है वो सेव रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। लेकिन बुक मार्क को जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, वो आपका जो कोई भी वेब पेज आपने बुक मार्क करके रखा होगा वो हमेशा आपको वहीं पे बुक मार्क ही रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो आपने कोई पेज खोला है, वेब पेज खोला है, और आप चाहते हो इसका कोई पोर्शन जो है आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो Ctrl+D दबा लो। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है उसकी, तो Ctrl+H से आप हिस्ट्री जान सकते हो कि किसी ने क्या क्या ब्राउज किया है। उसी तरीके से आप देखोगे कि आजकल इनकॉग्निटो मोड का बड़ा इस्तेमाल होता है। इनकॉग्निटो मोड इज रिलेटेड टू प्राइवेट ब्राउजिंग। इसमें होता क्या है? मान लीजिए आपने किसी का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर लेते लेते आपने चीजें सर्च की। ठीक है, अब आप चाहते नहीं हो कि जिसका ये कंप्यूटर है वो देखे आपकी कि आपने क्या क्या चीजें इसमें सर्च की, तो आप क्या करते हो? ऐसे में उस कंप्यूटर में जब भी आपने ब्राउजर खोला तो आप इनकॉग्निटो मोड जो है वो ऑन कर देते हो। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने से होता क्या है कि आपकी प्राइवेसी बढ़ जाती है। अब जो भी चीज़ आप ब्राउज करोगे, जैसे आप उससे बाहर निकलोगे तो वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इनकॉग्निटो मोड कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे गूगल प्रोवाइड कर रहा है आपको प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी एक प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए एक विंडो देता है आपको, जिसे कहता जिसका नाम है इन प्राइवेट विंडो। अब इनकॉग्निटो मोड के लिए एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+N। इस चीज का ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में। Ctrl Shift और N को अगर आप साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो आपका इनकॉग्निटो मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म जो है वो कभी कभी पेपर में देखी जा सकती है रेंडरिंग इंजन से रिलेटेड, कि रेंडरिंग इंजन होता क्या है। रेंडरिंग इंजन किसी भी ब्राउजर का एक कोर पार्ट होता है जो बेसिकली सर्च करता है। अब देखिए रेंडरिंग इंजन क्या कहा मैंने? कोर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। अब मैंने वेब ब्राउजर खोला, ठीक है, जैसे मान लो गूगल क्रोम खोला मैंने। अब गूगल क्रोम से मैं कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, अब कोई ना कोई ऐसा पार्ट है ना जो उसको उसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है ना, उसे कहा जाता है रेंडरिंग इंजन। क्या कहा जाता है? रेंडरिंग इंजन, या इसको ऐसे कह लो कि ब्राउजर का जो इंजन होता है उसे रेंडरिंग इंजन कहते हैं। ब्राउजर का जो इंजन होगा, जो कोर पार्ट होगा ब्राउजर का, उसे रेंडरिंग इंजन कहा जाता है। अब एक चीज होती है सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली एक वेबसाइट है। यहाँ पे सर्च इंजन आप नॉर्मल शब्दों में समझो तो इसे एक क्या होती है? वेबसाइट होती है। ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है दैट हेल्प्स यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, ठीक है, डकडकगो है, बाइडू है, योनडेक्स है, और भी इसकी बड़ी सारी एग्जांपल्स है सर्च इंजन की। अब देखिए होता क्या है, ये सर्च इंजन कर क्या रहा है? आपके ब्राउजर में, जैसे गूगल है आपके ब्राउजर में ही है ना, ये गूगल इनबिल्ट होता है उसके ब्राउजर में। ठीक है, जैसे आपने कोई भी ब्राउजर, जैसे ब्राउजर मतलब क्रोम खोला आपने, क्रोम के अंदर सर्च इंजन होता है जिसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल है गूगल। ठीक है, अब गूगल पे आपने कोई चीज सर्च की, अब जैसे मान लो कोई भी चीज सर्च की, अब गूगल ने क्या कर रखा है? गूगल ने अपना एक सर्वर बना के रखा है, कहाँ पर? अमेरिका में।
अब जो भी चीज यहाँ पे सर्च करोगे तो एक प्रोग्राम रन होता है जिसे कहते हैं स्पाइडर या क्रॉलर। क्या कहते हैं? स्पाइडर या क्रॉलर। और ये स्पाइडर और क्रॉलर जो है, जो हमारे पास जो गूगल के पास अपना सर्वर है जिसमें सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, वो उसमें सर्च करता है उस चीज को और आपके सामने जो है उस डेटा को प्रेजेंट करता है। इसको इस तरीके से समझो, अगर आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती हैं कि इतना डिटेल, जैसे आपने देखा होगा आजकल जैसे जोमेटो है। अब जोमेटो क्या करता है, जब आप जोमेटो पे जाओगे तो जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो ने जितने भी सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी में जो भी फूड से रिलेटेड जो भी वेंडर्स है उनकी इंफॉर्मेशन उसने अपने पास इकट्ठा करके रखी है। अब जब भी आप उसमें लिखोगे ना, मान लो किसी रेस्टोरेंट का नाम डाल दिया आपने, तो वो अपना इसने क्या है, इन सभी की एक डायरेक्टरी बना के रखी है अपनी जगह। ठीक है, वो सर्च करोगे इस डायरेक्टरी में, सर्च करेगा कि भाई इसमें ये चीज है, अगर होगी तो वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगा उस चीज को। ठीक है, उस रेस्टोरेंट का नाम आपके सामने आ जाएगा। उसी तरीके से गूगल ने क्या कर रखा है, अपने सर्वर कंप्यूटर में जो उसका मतलब डेटाबेस बना रखा है, सभी वेबसाइट और वेब पेजेस का एक डेटाबेस बना के रखा है। कहाँ पे? यूएसए में। अब जब भी आप गूगल पे कोई सर्च करोगे तो वो उस एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम कहते हैं स्पाइडर या क्रॉलर, वो उन सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस पे क्या करता है, उस चीज को सर्च करता है और जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे होगी वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल का कोई रोल नहीं है कि भाई देखो, अब ये जितने भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन होगी, वही इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। गूगल का काम है इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करना। इसलिए कहते हैं कि गूगल पे जो सारी चीजें प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी चीजें वो सही नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल उन चीजों को वेरीफाई नहीं करता है, गूगल सिर्फ आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जब डेटा आपके सामने आ जाता है, जब आपने कोई सर्च किया, सर्च के बाद आपके सामने चीज आ गई, तो उससे रिलेटेड एक टर्म है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, यह आपके पेपर में पूछी जा सकती है अब्रीविएशन। अब सर्च इंजन वर्सेस वेब ब्राउजर, काफी बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन होती है कि सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या डिफरेंस है। तो एक एक लाइन में आप डिफरेंस समझ लीजिए। सर्च इंजन बेसिकली एक वेबसाइट है या एक सर्विस है दैट फाइंड्स इंफॉर्मेशन, जैसे google.com। ठीक है, इतनी चीज आप समझ लो। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर बेसिकली एक ऐप है दैट वी यूजेस टू विजिट वेबसाइट्स। किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं उस ऐप को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, अब दो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? एक हमने पढ़ा सर्च इंजन क्या होता है और एक हमने पढ़ा ब्राउजर क्या चीज होती है अभी तक इंटरनेट में। अब तीसरी चीज है URI। ये भी आपने अभी देखा होगा कि भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स का पेपर हुआ, उसमें इससे रिलेटेड आपको पेपर पूछा गया था URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब ये ब्रॉड कंसेप्ट है बेसिकली। URI जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है URL, एक आता है URN। ठीक है, तो इसी में देख लेते हैं हम URL में क्या है बेसिकली। URI इज ए ब्रॉड कंसेप्ट एंड ए URL इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ URI। ठीक है, URL जो है एक टाइप है किसका? URI का। ठीक है, अब तो इसीलिए ये कहते हैं, ये जरा ध्यान से समझना, एवरी URL इज ए URI बट एवरी URI इज नॉट URL। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एवरी URL इज ए URI बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझो, यहाँ पे URI बेसिकली एक आइडेंटिफायर है। मतलब कोई भी चीज आपके सामने अगर आप URI के सामने रखोगे तो वो आपको बता देगा ये चीज है क्या, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, व्हाट इट इज। URL क्या करता है? URL एक लोकेटर है। ठीक है, URL क्या है? एक लोकेटर है। अब मान लीजिए आपने कोई चीज यहाँ पे इसके सामने रख दी URL के सामने, तो वो आपको बता देगा कि भैया ये कहाँ से है, इसका एड्रेस क्या है। तो वो एड्रेस अगर आपको पता करना है उस चीज का, तो वो कौन बताएगा आपको? URL। इसलिए URL को क्या कहा जाता है? लोकेटर। वेयर इट इज एंड हाउ टू एक्सेस इट, ये चीज है कहां पर, इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, वो आपको किसके थ्रू पता चलेगा? URL के थ्रू पता चलेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि URI इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, इट कंटेन्स URL एंड URN।
URL क्या है? एक लोकेटर है। इट गिव्स एड्रेस एंड मेथड्स टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन। URN बेसिकली एक नेम होता है, इससे रिलेटेड एक नंबर होता है ISBN नंबर। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ISBN स्टैंड्स फॉर। अब URN में बेसिकली क्या होता है? एक नाम देते हैं हम, जैसे बुक्स के लिए कोड होगा तो उसके लिए एक नंबर होगा URN/ISBN, एक कोड होगा जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि भैया ये चीज, ये ISBN नंबर जो होगा ये किस चीज से रिलेटेड है। ये आपको लोकेशन नहीं बताता है कि कहाँ पर है, लोकेशन बताने का काम जो है वो सिर्फ URL का है, URN का नहीं है। URN सिर्फ बताएगा कि ये चीज किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज किससे रिलेटेड है। अब जैसे URL है यहाँ पे https://www.instagram.com लिखा मैंने, तो HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol, S stands for Secure, ठीक है, S stands for Secure। Secure का मतलब होता है यहाँ पे कि आपकी प्राइवेसी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स, सेट ऑफ रूल्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनको फिर से समराइज करने की कोशिश की है। तो जब भी वेबसाइट होगी, वेबसाइट को क्या कहेंगे हम? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे कोई वेबसाइट, उसका एक पहला पेज है, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, फिर दूसरा पेज है, उस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, फिर तीसरी चीज है, फिर उस पर कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, तो इनको कहेंगे वेब पेजेस। इन सभी के कलेक्शन को ही वेबसाइट कहा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट कंटेन हाइपर लिंक। आपने काफी बार देखा होगा, मान लीजिए आपने कोई गूगल पे कोई पेज खोला, ठीक है, तो लिखा हुआ है तो बीच में एक ब्लू कलर का कुछ एक लिंक जैसा दिया होता है, ठीक है। तो ऐसे में इस पूरी चीज को क्या कहेंगे हम कि ये क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट की क्या खासियत होती है कि हाइपर टेक्स्ट के अंदर एक हाइपर लिंक होता है। वो जो ब्लू कलर का कोई भी लिखा होगा ना, जैसे मान लो बीच में आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया www.abc.com, तो ये जो होगा इसे कहते हैं हाइपर लिंक। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का क्या काम है? इसका काम है नेविगेशन का। ये आपको इस पेज से, आपने खोला था ये पेज, लेकिन यहाँ पे एक लिंक दिया था, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, ये आपको दूसरी किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो बेसिकली ये किसका काम कर रहा है? नेविगेशन का काम कर रहा है, मतलब रास्ता दिखाने का काम करता है। ब्राउजर क्या है? एक ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपसे कहा कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन बेसिकली क्या है? सर्च इंजन बेसिकली एक वेबसाइट है। सर्च इंजन बेसिकली क्या है? वेबसाइट है। तो ये चीज थी इंटरनेट से रिलेटेड। अब कभी कभी किसी के पेपर में ईमेल भी लिखा होता है, तो ईमेल से रिलेटेड कंसेप्ट हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। जैसे आज हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पहले याहू वगैरह इन ये सब चीजें, मेल वगैरह भी इस्तेमाल में लाई जाती थी। लेकिन सिंस आजकल जो है वो वाइडली यूज की जाती है जीमेल, तो आप जब भी ईमेल की बात होती है तो तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? जीमेल की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी लिखी यहाँ पे, अर्जुन परिहार ECE@gmail.com, जैसे ये मेरी ईमेल आईडी है। तो ये जो पोर्शन है अर्जुन परिहार ECE, इसे कहा जाता है यूजर नेम, और लास्ट का जो है gmail.com, इसे कहा जाता है डोमेन नेम, ठीक है। ये जो @ है ये इसको डिफरेंशिएट करता है। तो किसी भी मेल आईडी में दो पार्ट होते हैं, एक डोमेन नेम होता है, एक यूजर नेम होता है। जब भी आप कोई जीमेल आईडी बनाओगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को आपने फुलफिल करना होता है, उन कंडीशन को पहले देख लेते हैं। तो जो भी आप यूजर नेम सेलेक्ट करोगे, जो यूजर नेम होगा वो 6 से लेकर 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। आपने कभी ऐसी मेल नहीं देखी होगी जिसमें 5 ही कैरेक्टर्स होंगे। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 6, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 30। 6 से 30 कैरेक्टर्स के बीच में आपका यूजर नेम होना चाहिए। तो सबसे, और दूसरी चीज है कि कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस अलाउड नहीं होती, मतलब ऐसे नहीं लिख सकता मैं ARJU, ऐसे स्पेस अलाउड नहीं होती है, ठीक है, स्पेस नॉट अलाउड। और कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि अर्जुन परिहार में 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, तो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई इशू नहीं है अल्फा न्यूमेरिक में। केस सेंसिटिव नहीं होती है ये, मतलब मान लो आपने मेल आईडी में ARJ फिर छोटा n ऐसे करके लिख लिया आपने, केस सेंसिटिव से कोई दिक्कत नहीं है जीमेल को, ठीक है। अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई हैश का इस्तेमाल नहीं होगा, ग्रेटर देन का साइन, ये एंड का साइन, ऐसे साइन जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं जीमेल में।
स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। डॉट अलाउड होते हैं, डॉट अलाउड, जैसे अगर मैं लिखूं ARJ डॉट डॉट UN, ठीक है, डॉट परिहार ऐसे करके लिखूं तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। क्या मैं मल्टीपल डॉट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं यूजर नेम में? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, लेकिन कंसेक्यूटिव डॉट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं ARJ डॉट डॉट N, ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ARJ डॉट U डॉट N? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं ऐसे, लेकिन कंसेक्यूटिव डॉट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं। कंसेक्यूटिव डॉट्स नॉट अलाउड। मल्टीपल @ भी नहीं अलाउड होता है, @ भी सिंगल ही अलाउड होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करता है ना यूजर नेम और डोमेन नेम को, इसलिए मल्टीपल अलाउड नहीं होते हैं। तो जीमेल आपने देखी होगी, जैसे आप जीमेल खोलते हो तो उसमें ऊपर लिखा होता है टू ऐसे करके, फिर सब्जेक्ट ऐसे करके, और फिर नीचे कंपोज करो आप मेल। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है एक शॉर्ट हेडिंग कि ये किससे रिलेटेड मेल है। अब ऊपर आपने देखा होगा कि 3 चीजें होती हैं, टू, फिर CC और BCC। अब देखिए, मान लीजिए आपने किसी ABC पर्सन को, किसी मान लो 3 पर्सन है X, Y और Z, इन 3 पर्सन को आपने मेल करनी है। तो आपने क्या किया, टू में जब भी टू होगा उसके आगे खाली स्पेस होती है, तो आपने क्या किया कि इधर X की मेल ID डाल दी और X इसको मेल चली जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि Y जो है ना, Y इसने कहा कि जब जब आप X को मेल करोगे तो तब तब मुझे भी मेल सेंड कर देना। तो ऐसे में आप क्या करोगे, टू में आपने क्या लिखा है X, और ये जो CC है ना, CC, इसमें आप मेल डाल दोगे किसकी, Y की। क्या X को पता चलेगा कि ये मेल Y को गई है? बिल्कुल पता चलेगा। क्या Y को पता चलेगा कि ये मेल X को भी गई है? बिल्कुल पता चलेगा। लेकिन Y का काम यहाँ पे रेस्पॉन्स देना नहीं है, रेस्पॉन्स देने का काम जो है वो सिर्फ X का। मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि मैंने सवाल X से पूछा, ठीक है, तो ये Y वाला बंदा कह रहा है कि सर जब भी आप X से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आप वही क्वेश्चन मेरे से भी पूछ लेना, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप सिर्फ X से ही लेना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे की कि टू में मैंने क्या लिख दिया, X का जीमेल ID, और CC में मैंने किसका ईमेल ID लिख दिया, Y का, ठीक है। इसलिए CC को क्या कहा जाता है, कार्बन कॉपी। टू इन्फॉर्म ओनली, नो रेस्पॉन्स नीडेड, ठीक है, Y को सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। टू वाले को भी पता होता है कि भाई इसमें CC वाले में किसकी ये मेल ID किस किस को गई है। फिर एक बंदा था Z, उसने कहा कि जब भी आप X और Y को मेल सेंड करते हो ना, ऐसा करो ये मेल मेरे को भी सेंड कर दो, लेकिन इनको पता नहीं चलना चाहिए कि भाई ये मेल ID जो है वो मेरे को भी सेंड हुई है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप एक बंदे X का इंफॉर्मेशन टू में डाल दोगे, Y का CC में डाल दोगे, Z का किस में डाल दोगे, BCC में। क्या टू में X को पता चलेगा कि ये मेल Z को गई है? नहीं पता चलेगा। क्या Y को पता चलेगा कि ये मेल Z को भी गई है? नहीं पता चलेगा। क्या Z को पता चलेगा कि ये मेल X और Y को गई है? बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल, ठीक है। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी टू हाइड मेल एड्रेस। यहाँ पे मेल एड्रेस जो है वो हाइड किया जाता है, बाकियों को यहाँ पे पता नहीं चलेगा। कि अगर आपने, जैसे मान लो मैंने 2 बंदों को मेल कर दी, टू और CC करके, और मैंने 3-4 बंदों को और मेल कर दी, ठीक है, लेकिन मैंने इनको किस में रख दिया, BCC में रख दिया। इससे क्या हो गया, इन सभी मेल IDs को मैंने, मेल एड्रेसेस को मैंने हाइड कर दिया। जो भी यहाँ पे मैंने मेल एड्रेसेस डाले होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि ये मेल एड्रेसेस मैंने किस किस को भेजे हैं, ठीक है। तो कोई भी ईमेल जब आप ईमेल भेजते हो मैसेज में, तो नीचे एक साइन होता है अटैचमेंट का, ठीक है। तो अटैचमेंट में आप क्या भेज सकते हो, कोई भी इमेज भेज सकते हो, कोई भी ऑडियो फाइल भेज सकते हो, कोई भी वीडियो फाइल भेज सकते हो, लेकिन साइज का ध्यान रखना है। साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25 MB का साइज होना चाहिए, इससे ज्यादा साइज जो है वो अलाउड नहीं होता है। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल में, आपने देखा ही होगा। कंपोज का मतलब होता है नई ईमेल, ब्लैंक ईमेल, नई ईमेल क्रिएट करो जिसको भी आपको सेंड करनी है। इनबॉक्स में आपकी जो भी रिसीव्ड ईमेल्स आती हैं वो इनबॉक्स में आती है। ड्राफ्ट में कौन सी ईमेल चले जाती हैं, जैसे मान लो आपने कोई ईमेल बनाई, आप कोई ईमेल लिख रहे थे, बीच में आपको किसी ने कॉल कर दिया, आपको कोई काम पड़ गया दूसरा, तो वो मेल वहीं पे रहेगी। तो वो जो उसको आपने क्लोज नहीं किया, मतलब बंद काटा नहीं, तो जो बीच में से आपने क्लोज कर दी वो ईमेल कहाँ पे चले जाएगी, ड्राफ्ट में चले जाएगी, ताकि आप दोबारा जब आप आओ तो उससे आगे कंटिन्यू कर सको, ठीक है। तो वो ईमेल कहाँ पे चले जाती है, ड्राफ्ट में चले जाती है। ये अभी सेंड नहीं हुई है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये अभी सेंड नहीं हुई, ये मेल अभी आपके पास ही पड़ी है, ठीक है। उसी तरीके से एक आउटबॉक्स होता है, एक सेंट होता है। अगर ये अलग अलग चीजें हैं
तो बेसिकली आउटबॉक्स किसको दिखा रहा होता है, मान लो आपने ईमेल सेंड की किसी पर्सन को और नेटवर्क में कोई एरर आ गया, तो ऐसे में आपकी ईमेल सेंड तो होगी नहीं, ठीक है। तो जब सेंड नहीं होगी तो ये किस में चली जाएगी, ये चली जाती है आउटबॉक्स में। जब भी वो नेटवर्क का एरर जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ऐसे में वो ईमेल आउटबॉक्स से सेंड आइटम में खुद ब खुद चली जाएगी। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो ये चीज है। स्पैम ईमेल जो है या फिर जंक ईमेल जो है वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है। बेसिकली ये वो ईमेल्स होती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती है, ठीक है, अनवांटेड होती हैं ये ईमेल्स। ट्रैश या बिन में कौन सी ईमेल्स होती हैं, जो भी डिलीट करोगे आप ईमेल्स, वो सारी ईमेल्स किस में चले जाती हैं, ट्रैश बॉक्स में या बिन बॉक्स में। सेंट आइटम, जो भी ईमेल डिलीवर हो चुकी हैं किसी पर्सन को, वो आपको किस में दिखेंगी, सेंट आइटम्स में। स्टेयर्ड ईमेल्स करके कौन सी ईमेल्स होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं जिनको आप स्टार मार्क करके रखते हो, इसलिए क्या कहते हैं, स्टेयर्ड ईमेल्स। अब देखिए बेसिकली ये जो ईमेल का कंसेप्ट था ना, ये ईमेल का कंसेप्ट था जैसे आप खत लिखते थे ना किसी को, उसी चीज को मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, डेवलप किया गया था कि लेटर लिखने के लिए ईमेल को डेवलप किया गया था। किसके क्या लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए। जैसे हम नॉर्मली पहले खत लिखते थे, वैसे ही ईमेल्स का मतलब शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं बेसिकली कि ये क्या चीज कह रहा हूं मैं। तो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ईमेल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है, एक SMTP, POP3, IMAP और MIME, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट नेटवर्क है, दो कंप्यूटर्स के बीच में क्या है, डायरेक्ट नेटवर्क मैंने क्रिएट किया, इसमें किसी बीच में सर्वर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो जब भी ए बी को ईमेल सेंड करेगा, तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो प्रोटोकॉल यूज होगा SMTP, ठीक है, SMTP। और जब वही मेल जो है वो बी के पास जाएगी, तो बी क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो होगा POP3। तो POP3 जो प्रोटोकॉल होता है वो रिसीविंग के टाइम पे काम में आता है। अब मान लीजिए दो कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये किसी सर्वर के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में, तो ऐसे में किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, IMAP का इस्तेमाल होता है रिसीविंग एंड पे। किस एंड पे, रिसीविंग एंड पे, ठीक है। और एक और, अब जब भी आप मेल सेंड करते हो तो मेल में कभी कभी आप अटैचमेंट्स भी सेंड करते हो, तो उन अटैचमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल को कहा जाता है MIME। क्या कहा जाता है, MIME। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा बहुत इनको देखते हैं। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। अब यूज टू सेंड ईमेल, जब भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई ईमेल आप सेंड करोगे उस समय जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा दैट इज SMTP। डायरेक्शन क्या है इसकी, आउटगोइंग ओनली, क्योंकि ये सेंड करते समय ही काम पे आएगा, तो डायरेक्शन आउटगोइंग ओनली। POP3 जो है दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का मतलब है वर्जन 3। इट इज यूज टू रिसीव एंड डाउनलोड ईमेल, ठीक है। जब भी ईमेल रिसीव करोगे या किसी ईमेल को डाउनलोड करोगे उस समय जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा दैट विल बी POP3। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनकमिंग मेल्स ओनली। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू रिसीव एंड सिंक्रोनाइज ईमेल बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। जब भी ए और बी जो है किसी सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो बी के पास जब भी मेल आएगी सर्वर के थ्रू, उस समय जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वो प्रोटोकॉल होगा IMAP। अब ये IMAP एक तो ये मेल को रिसीव भी कर रहा है, ऊपर से सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी भी क्या रहेगी, इनकमिंग ही रहेगी। MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। इट इज रिलेटेड टू ईमेल फॉर्मेट। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि किस मतलब कौन कौन सी अटैचमेंट जो ये सपोर्ट करेगा, उससे रिलेटेड है MIME। अब कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक एक दो लाइनें जो है वो आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो सकता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी इनके बारे में एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। वेब पोर्टल क्या चीज होती है, वेब सर्विस से आप क्या समझते हैं, वेब सर्वर से आप क्या समझते हैं, वेब डायरेक्टरी से आप क्या समझते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से क्या समझते हैं आप, वीलॉग से क्या समझते हैं आप, इंस्टेंट मैसेजिंग की क्या डेफिनेशन है, डाउनलोड अपलोड से आपको क्या समझ आता है, ये थोड़ा देख लेना। इंटरनेट एक्स्ट्रानेट से आप क्या चीजें समझ सकते हैं, डाउनलिंक अपलिंक से आप क्या समझ रहे हो,
तो ये चीजें आप थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे मैंने अभी आपसे ऊपर कहा था कि ईमेल जो है वो बेसिकली लेटर लिखने के लिए इसका उपयोग बनाया गया था, मतलब इसको इसलिए बनाया गया था ताकि आप लेटर सेंड कर पाओ। इट वॉज डेवलप्ड बाय शिवा अदुराई। इसका जो श्रेय है वो शिवा अदुराई को जाता है, लेकिन जो पहली ईमेल लिखी थी वो ईमेल लिखने वाला बंदा जो था वो था रे टॉमिल्सन। तो ये चैप्टर था इंटरनेट का। इंटरनेट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरसेस, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होगा वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो आई होप आपको आपकी क्लास, आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो जब भी आप पूरी क्लास देखते हो तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आप इसके बाद जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नहीं, कंप्यूटर की सिंस जो है अभी 5-6 क्लासेस होंगी, उसके बाद नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हो कि मैं क्लासेस बनाऊं वो भी आप नीचे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास।